चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर जुमा 8 नवंबर को सुबह श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर वाक़े यादगिरी गुट्टा पहुंचकर खुसूसी पूजा की। मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद उन्होंने यादगिरी गुट्टा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मंदिर की तरक्की की सरगर्मियों में पर एक जायजा इजलास भी मुनाकिद किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर रीयूटिलाइजेशन पहल के हिस्से के तौर पर पैदल मार्च किया। मूसी नदी के दाएं किनारे के साथ संगम से भीम लिंगम तक उन्होंने पैदल मार्च किया। इस पैदल मार्च का मकसद का दरिया के तहफ़्फ़ुज़ और अहिया की कोशिशों की जरूरत के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करना था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अल सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से रवाना हुए थे। सीएम रेवंत रेड्डी ने अपनी मूसी रिवर रीयूटिलाइजेशन संकल्प यात्रा के दौरान तकरीबन 2.5 किलोमीटर फासले का अहाता किया और धर्मारेड्डी पल्ली नहर के साथ संगम नागिरेड्डी पल्ली सड़क पर भी उन्होंने पैदल दौरा किया। अपने इस मार्च के अख्तिताम पर सीएम रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर की सफाई और इसकी अजमत रफ्तार की बहाली और इसे बरकरार रखने के लिए हुकूमत के मंसूबे से भी मुकामी अवाम को वाकिफ करवाया और इस अज़्म का इजहार किया कि तेलंगाना हुकूमत अपनी अज़्म में कामयाब होगी। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी उन्हें कारोबार मुखालिफ करार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कारोबार मुखालिफ नहीं है बल्कि कारोबार में इजारादारी के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि बीजेपी ने मुझे कारोबार मुखालिफ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं कि मैं कारोबार में इस पॉलिसी का मुखालिफ हूं जिसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4 या 5 अफराद मुल्क भर के कारोबार में मुकम्मल तौर पर जहावी हैं। राहुल गांधी ने यह भी वाज़ेह किया कि मैं नौकरियों का हामी हूँ, कारोबार का हामी हूँ, इख्तिरा का हामी हूँ, मसाबिकत का हामी हूँ, लेकिन मैं इजारादारी का मुखालिफ हूँ। मैशियत तभी फूले फलेगी जब तमाम कारोबारों के लिए आजादाना और मुनसिफाना जगह होगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने जुमा को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे से मुताल्लिक़ मामले में 4 अलग अलग फैसले सुनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आईने हिंद के आर्टिकल 30 के तहत अक़लियती दर्जे की हकदार है। 7 जजों की बेंच की सरबराही कर रहे CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस संजीव खन्ना, JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा के फैसले को अक्सरियती करार दिया है, जबकि जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा ने इस मामले में इख्तिलाफी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 की अक्सरियत से अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि 4 मुख्तलिफ फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि कोई भी मजहबी तबका इदारा कायम कर सकता है, लेकिन वो इदारे की इंतजामिया की निगरानी नहीं कर सकता। खबरे अजी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को खत्म करने का फैसला सुनाया था। अदालत में फैसले में कहा गया था कि 1920 में एक शाही कानून साजी के जरिए कायम करदा AMU अक़लियती इदारा नहीं है। ये मसला जो निफ्स सदी से ज्यादा पुराना है, एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने उस वक्त आया जब 5 जजों की आईनी बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि AMU अक़लियती इदारा नहीं है। अदालत ने 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 का हवाला दिया था, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। फैसले में कहा गया था कि AMU नाम तो मुस्लिम कम्युनिटी के जरिए कायम की गई है और न ही इसका इंतजाम किया है, जो आइन के आर्टिकल 30 की शाख 1 के तहत अक़लियती तालीमी इदारों के लिए एक शर्त है। बहरहाल जुमा को सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती दर्जे की हकदार है। वक्फ बिल पर गौर-व-ख़ौज़ के लिए तश्कील दी गई JPC के तमाम अपोजिशन अरकान ने कमेटी के दौरों और इसकी मीटिंगों का बाइकआउट करने का फैसला किया है, क्योंकि चेयरमैन JPC जगदम्बिका पाल पर इल्जाम है कि वो मनमानी कर रहे हैं। JPC रुकन बनर्जी ने प्रेस क्लब में पार्टी के MP नदीमुल हक के साथ मुशतरका तौर पर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। वक्फ तरमीमी बिल पर JPC के रुकन बनर्जी ने कहा कि JPC के चेयरमैन ने
6 दिनों में गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ में मीटिंगों का एक मसरूफ शेड्यूल तय किया है, जिसके दरमियान इतवार को छुट्टी होगी। जेपीसी के तमाम अपोजिशन अरकान ने दौरे और इसकी मीटिंगों का बाइकआउट करने का फैसला किया है, क्योंकि चेयरमैन मनमानी से एकतरफा फैसले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा का लाहे अमल अपोजिशन के अरकान मुश्तरका तौर पर तय करेंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जेपीसी की सदरनशीन जगदम्बिका पाल पार्लिमानी कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने जुमेरात को एक बार फिर वायनाड की अवाम से मुलाकात की और इंतखाबी जलसे से खिताब भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो इस इलाके को लोगों की खिदमत ठीक इस तरह करना चाहती हैं जिस तरह एक मां अपने बच्चों की देखभाल करती है। वायनाड लोकसभा सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र इंतखाबी तशहीर के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर इन्हें मौका दिया गया तो वो न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर वायनाड के लोगों के लिए लड़ेंगी। उन्होंने अपने भाई और लोकसभा में अपोजिशन कायद राहुल गांधी के दिल में वायनाड के तय लगाव का भी तस्करा किया और वोटरों से खुद के लिए हिमायत का मुतालबा किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि अवाम की मोहब्बत मिलने की सूरत में ही वो वायनाड की खिदमत कर सकती हैं। उन्होंने बीजेपी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत को भी हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की सियासत ने मुल्क में किसानों और छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जुमेरात को वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल की जानिब से वक्फ अराजी के मुताल्लिक़ मसाइल का जायजा लेने के लिए हाल ही में कर्नाटक का दौरा करने पर तनकीद की है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि जेपीसी के पास तफ्तीशी इख्तियारात नहीं है, क्योंकि इसका काम सिर्फ बिल पर गौर करना है। इसके अलावा चेयरमैन एकतरफा तौर पर काम नहीं कर सकते और कमेटी को इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजीद कहा है कि जेपीसी ने पहले ही कर्नाटक में मशावरत की है, फिर इसके बाद ये दौरा करना और अपनी तरफ से फैसला देना क्या कहलाता है, और खुद जेपीसी अराकीन उनके इस अमल से ताज्जुब में हैं। असदुद्दीन अवैसी ने उम्मीद जाहिर की है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को चेयरमैन के दौरे का नोटिस लेंगे। वाज़ेह है कि सदरनशीन जेपीसी जगदम्बिका पाल ने एकतरफा फैसला करते हुए कर्नाटक में किसानों से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बातचीत की। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान को 50 लाख रुपए देने का मुतालबा करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने शाहरुख खान को धमकी आमेज कॉल की। बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामालूम शख्स के खिलाफ कानून की मुतअद्दिद दफादात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ये धमकी छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर से बराह रास्त मुंबई पुलिस को दी गई थी और बताया गया है कि ये धमकी जिस मोबाइल फोन से दी गई है वो एक वकील फैजान के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस ने जब फैजान से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका फोन गुज़िश्ता हफ्ते ही गुम हो गया था। शाहरुख खान को माजी में अक्टूबर के महीने में भी धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हुई थी। इन धमकियों का सिलसिला इनकी फिल्में पठान और जवान की कामयाबी के बाद शुरू हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में मसरूफ है। हैदराबाद में सोने की कीमत में कमी देखी जा रही है। जुमेरात को 22 कैरेट सोने की कीमत 72,000 रही, जबकि पिछले 3 दिन से मुसलसल इसमें गिरावट देखी गई। अमरीकी इंतखाबात के नतायज के बाद भी आलमी गोल्ड मार्केट में कोई खातिर खा बढ़ोतरी नहीं देखी गई। अवाम के माशी हालात और बदलते मौसम का भी इस पर असर पड़ा है, जबकि बाजार में गोल्ड की खरीदारी में भी कमी वाक़ हुई है। सहाफ़ी सैयद खालिद शहबाज की जानिब से लिखी गई और मीडिया प्लस की जानिब से शाया की गई अपने तर्ज की पहली अंग्रेजी तसनीफ को तारीखी हैसियत हासिल है। इस तारीखी दस्तावेज को सैयद खालिद शहबाज ने दी कोहिनूर नाम दिया है। इस किताब की इनफरादियत ये भी है कि बाहयात शख्सियात के कारनामों को इसमें उजागर किया गया है। इस कोहिनूर में हैदराबाद की कई शख्सियतों को शामिल किया गया है, जिनमें शहर से ताल्लुक रखने वाले अशराफ, माहिर तालीम, आलिम, फाजिल, मुहक्किक, अदीब, शायर, साइंसदां, सियासतदां और स्पोर्ट्स और समाजी खिदमात अंजाम देने वाले हीरे शामिल हैं। सैयद खालिद शहबाज के वालिद सैयद फाजिल हुसैन परवेज, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस किताब की तैयारी में भरपूर ताउन पेश किया है।
انہوں نے بتایا کہ کوہ نور ایسی پہلی تصنیف ہے جس میں حیدرآباد کا نام روشن کرنے والی مختلف شعبے حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کا مقصد موجودہ اور آنے والی نسل کو اپنے اجداد کے کارناموں سے واقف کروانا بھی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس دور میں تاریخ کو توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ سید خالد شہباز نے اس کتاب میں حقائق آشکار کیے ہیں۔ انگلش میں لکھی گئی یہ کتاب مناسب قیمت پر میڈیا پلس کے دفتر واقع جامعہ نظامیہ کمپلیکس گن فاؤنڈری سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 9652828710 سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں گزشتہ 10 ماہ کے دوران سگنل کی خلاف ورزی کے 509,266 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بیشتر جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ ان عدد و شمار کا انکشاف ایڈیشنل کمشنر ٹریفک پولیس وشوا پرساد نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نومبر میں خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلانے والوں اور رانگ سائیڈ گاڑی چلانے والوں کو پکڑا جا سکے۔ سگنل کی خلاف ورزی کے علاوہ گزشتہ 15 دنوں کے دوران حیدرآباد پولیس نے نامناسب طور پر گاڑیاں چلانے پر 901 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی کاروں، ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور RTA جیسی ہنگامی صورتحال والی گاڑیوں کے لیے ہی سائرن محدود ہیں۔ خانگی گاڑیوں میں اس کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس مہم کے پہلے دن حیدرآباد پولیس نے 6,631 گاڑی سواروں کو ہیلمٹ نہ پہننے اور مزید 1,503 افراد کو ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا۔ 1,451 افراد کو سڑک پر پکڑا گیا، جبکہ 5,180 افراد کی شناخت سرویلنس کیمروں کے ذریعے کی گئی۔ پولیس نے حد سے زیادہ گاڑیوں کی رفتار پر 414 ڈرائیورز کو جرمانہ عائد کیے ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد کے ٹریفک حادثات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں 2,312 سڑک حادثات پیش آئے ہیں، جبکہ 2022 میں 2,018 حادثات پیش آئے تھے۔ ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل واقع اعتبار چوک حیدرآباد پرانے شہر میں آنکھوں کے امراض کے لیے بہترین ہاسپٹل۔ ڈاکٹر اسد صابری کنسلٹنٹ کارنیا کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجن کی نگرانی میں چلایا جانے والا ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر اور سہولتیں، عصری مشینوں سے لیس، کم سے کم فیس میں مریضوں کا اطمینان بخش علاج، آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے موزوں نام ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل۔ آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی دواخانہ وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اعتبار چوک حیدرآباد۔